Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, in this video we are going to do a detailed revision of residential status और इसमें सिर्फ detailed revision नहीं होगा पर वो quickest manner में पूरा का पूरा revision किया जाएगा and the best part of this is मैंने पूरा का पूरा residential status एक पेज में कवर किया है and this is a master chart of residential status जिसमें आपका A3 पेज में पूरा का पूरा 100% कवरेज आपको मिल जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस का। ये नोट्स किधर मिलेंगे? तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक लिंक जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरा सब नोट्स जो जो मैंने अपलोड किए हैं वो सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ एक चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूँ दैट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन बिकॉज मैं एवरी चैप्टर के रिविजन लेके आने वाला हूँ, इंटर, डीटी, आईडीटी एंड फाइनल ओनली आईडीटी। राइट, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। एंड अगर लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज एक बार लाइक ठोक देना। स्टार्ट करते हैं। देखो, अ पर्सन कैन ईदर बी अ रेजिडेंट पर्सन और ही कैन बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, सिंपल। बट अगर वो पर्सन रेजिडेंट है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई वन मोर थिंग कि वो पर्सन आरओआर है या पर्सन आरएनओआर है। सर आरओआर मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड आरएनओआर मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ओके, नाउ द पॉइंट इज सर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, और अगर रेजिडेंट होगा तो आगे का बात है। पहले ये तो देखते हैं कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए तुम लोगों को दो कंडीशंस देखने पड़ेंगे। दो कंडीशंस में सबसे पहला कंडीशन है दैट you should be staying in India in the current year for equal to or more than 182 days. और दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में दो कंडीशन है। नंबर वन, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और मोर देन 60 डेज एंड लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में, मतलब दिस इज द फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और मोर देन 365 डेज। देखा तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? करंट ईयर 182 डेज और मोर। सेकंड कंडीशन में दो, सबसे पहला करंट ईयर में 60 डेज और मोर और लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में 365 डेज और मोर। परफेक्ट। बट इन सर्टन केसेस दोस्तों सेकंड कंडीशन जो है ना 60 एंड 365 का, इट इज नॉट एप्लीकेबल। सर सेकंड कंडीशन कभी एप्लीकेबल नहीं होगा इफ यू आर अ पर्सन, यू आर जाने वाला और आने वाला। Now what is the meaning of जाने वाला? You are an Indian citizen, please समझना अच्छे से। You are an Indian citizen, not a foreign citizen ना, Indian origin वो सब कुछ नहीं। Indian person, Indian citizen, you are leaving the country for two reasons. You are an Indian citizen, you are leaving the country for two reasons. Number one, for employment or as a crew member of Indian ship. If these are the two reasons because of which you are leaving the country, then in that case the second condition of 60 and 365 will not be applicable. इसका मतलब अगर मैं निकल रहा हूं ना इंडिया के बाहर तो मुझे सिर्फ कौन सा कंडीशन देखना पड़ेगा? 182 डेज का कंडीशन देखना पड़ेगा। ये है जाने वाला में, यू आर एन इंडियन सिटीजन लिविंग द कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। और यू आर आने वाला मतलब यू आर कमिंग इन इंडिया। Who are you? You can either be an Indian citizen or you can also be a foreign citizen but person of Indian origin. Now person of Indian origin क्या होता है? person of Indian origin मतलब तुम्हारे तुम्हारे पापा, दादा, परदादा, अगर कोई भी इंडियन मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बॉर्न हुए होंगे तो तुम लोगों को बोला जाता है कि यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, यू आर कमिंग इन इंडिया, हु आर यू? इंडियन सिटीजन और अ फॉरेन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु आर कमिंग इन इंडिया for visit, then in that case the second basic condition of 60 and 365 will not be applicable for you. You are जाने वाला और आने वाला में इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कमिंग इन इंडिया फॉर विजिट, सेकंड बेसिक कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब तुम लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन देखना है टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर अ रेजिडेंट पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद आगे पॉइंट है जो हम लोग ने सेकंड पॉइंट देखा ना, यू आर आने वाला। इफ यू आर आने वाला देन इन दैट केस हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, बराबर। बट इन सर्टन केसेस इफ यू आर आने वाला तो सेकंड बेसिक कंडीशन जो हम लोग ने बोला था नहीं लगेगा वो लग सकता है। मतलब ये जो इधर फॉल हो गए पर अभी तक देखा कि इस पे सेकंड नहीं लगेगा, पर ये कंडीशन लग सकता है अगर योर इंडियन सोर्स्ड इनकम, मतलब क्या? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स्ड इनकम। इसका मतलब क्या? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स्ड इनकम मतलब इंडियन इनकम। अगर इंडियन इनकम इज मोर देन 15, इक्वल टू नहीं है, मोर देन 15 lakhs अगर होगा एंड तुम्हारा जो स्टे है
ओके मोर देन 15 lakhs अगर होगा तो द सेकंड बेसिक कंडीशन विल बी रिवाइव्ड, जो हम लोग नॉट एप्लीकेबल बोल रहे थे ना, वो क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा विद सम ऑल्टरेशन. सर व्हाट इज द ऑल्टरेशन? द ऑल्टरेशन इज जो 60 एंड 365 डेज हम लोग देख रहे थे वो सिमिलर रहेगा, पर वो 60 है ना, 60 की जगह पे द कंडीशन विल बी 120 डेज. द कंडीशन विल बी 120 डेज. दैट विल बी द ओनली डिफरेंस. तो वो रिवाइव कभी होगा इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एन इंडियन सिटीजन coming in India for visit and your Indian sourced income is more than 15 lakhs, then in that case the second basic condition 60 365 नहीं 120 and 365 जैसे देखा जाएगा. करेक्ट है. और अगर तुम लोग ने अगर वो जो रिवाइव्ड कंडीशन है ना 120 एंड 365 वाला रिवाइव्ड कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई किया ना तो वो तुम लोग सीधा क्या बन जाते हो, RNOR बन जाते हो. एकदम मस्त, नो प्रॉब्लम, सही है. उसके बाद एक हम लोग ने देखा था इफ यू आर लीविंग इंडिया फॉर टू रीजंस, एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, देन इन दैट केस इंडियन शिप के केस में इफ यू आर लीविंग तो हम लोग ने देखा कि हम लोगों को एक ही कंडीशन देखना है. कौन सा? 182 डेज वाला. बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो जो क्रू मेंबर है वो इंडिया में कितना दिन है? बिकॉज होता क्या है कि जो शिप होता है ना कभी कभी इंडिया के अंदर आता है, कभी कभी इंडिया के बाहर जाता है, अंदर आता है बाहर जाता है. वो कैसे देखेंगे भाई कि वो कितने दिन इंडिया में कितने दिन बाहर है? इसके वजह से उन्होंने रूल निकाला, रूल नंबर 126. और रूल नंबर 126 में बोला इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि कितना टाइम वो बॉर्डर के अंदर आ रहा है, कितना टाइम बाहर जा रहा है. इसके वजह से उसका कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देखो, क्या देखो, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो वो जब भी शिप पे जाता है ना तभी दिया जाता है. तो बोला जाता है कि तू कौन से दिन पे यू आर एंटरिंग इन द शिप एंड कौन से दिन पे यू आर कमिंग आउट ऑफ द शिप. तो उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट होगा. तो जो स्टार्ट डेट है और जो एंड डेट है दोनों मिला के जितना पीरियड वो सीडीसी में है, मतलब जितना पीरियड वो सीडीसी में है स्टार्ट टू एंड इंक्लूडिंग बोथ, उतना पीरियड ही विल बी ट्रीटेड लाइक ही इज आउटसाइड इंडिया. फॉर एग्जाम्पल अगर वो आउटसाइड इंडिया, ओके, स्टार्ट डेट 1-1 एंड एंड डेट 7-1, तो कितना दिन आउटसाइड इंडिया है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन. सो कहना से 365 डेज टोटल होते हैं, उसमें से 7 दिन वो आउटसाइड इंडिया है. तो और ये तो इतना हो गया, और 20 दिन वो बीवी के साथ घूमने भी बाहर गया, वो भी हो सकता है ना. ये तो प्रोफेशनल रीजन से बाहर था, पर 20 दिन वो मुंबई मतलब इंडिया के बाहर अपने बीवी के साथ घूम रहा था. तो कैन आई से ही इज इन इंडिया ओनली फॉर 365 minus 7 minus 20, which means 338 days. Is it more than or equal to 182 days? Yes, then he will be considered as a resident person. Are you clear with this part? Yes. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. Once you identify whether you are a resident or a non-resident, चलो आइडेंटिफाई हो गया कि तू रेजिडेंट है, देन इन दैट केस हम लोग ने इधर देखा था कि रेजिडेंट है तो देखो कि तू आरओआर है या आरएनओआर है. अगर भाई तू आरओआर होगा या आरएनओआर होगा उसकी बेसिस पे टैक्स ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट. इसके लिए हम लोग ने देखा बेसिक कंडीशंस. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर आरओआर और आरएनओआर, उसके लिए देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन. नाउ व्हाट इज दिस एडिशनल कंडीशन? द एडिशनल कंडीशन वेरी सिंपल. इफ यू सेटिस्फाई नन ऑफ द, ओके, ये स्टार्ट करने के पहले तुम लोगों को मैं बताता हूं मैंने जो फॉलो किया है. मैंने सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो किया है. सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो किया है. सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो मैं सिखा रहा हूं वो दिख रहा है. अभी आई जेन्युइनली डोंट नो कि विच ऑथर यू आर रेफरिंग टू. इसके वो ऑथर के बुक में उल्टा लिखा हो सकता है, राइट? तो ये स्पेसिफिक पॉइंट में, मतलब मैं वापस बोल रहा हूं, ये एडिशनल कंडीशन के स्पेसिफिक पॉइंट में अगर तुम लोग मेरे से नहीं सीखे हो तो जो आप जिधर से सीखे हो ना वो एडिशनल कंडीशन उधर से पढ़ना. बिकॉज मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी उन्होंने अलग वे में लिखा हो. दोनों करेक्ट है, मेरा भी राइटिंग करेक्ट है, उसका भी, उनका भी राइटिंग करेक्ट है. जस्ट दैट मैं तुम लोगों को बता रहा हूं मैं सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो कर रहा हूं और मॉड्यूल में जो लिखा है उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं, राइट? ओके. एडिशनल कंडीशन में लिखा है इफ यू सेटिस्फाई नन ऑफ द additional conditions, then in that case you will become ROR. But if you satisfy any one of the additional conditions, you will become RNOR. ओके, नो प्रॉब्लम. मैं वापस बोल रहा हूँ ये स्पेसिफिक एक ही पॉइंट है, बाकी सब तुम लोग देख सकते हो. सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए तुम लोग सिर्फ देखो कि अगर तुम लोगों के इसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी अगर होगा तो ठीक है. ओके. नाउ हाउ मेनी एडिशनल कंडीशंस आर देयर? एक्चुअली देयर आर 2 एडिशनल कंडीशंस बट आई हैव मेड 4. I have made 4 additional conditions. First additional condition क्या है? For the last 7 financial years, this is the 8th financial year. This is the 8th financial year. In the last 7 financial year, you are staying in India for less than or equal to 729 days.
तुम लोगों के मे बी बुक में 730 days और मोर लिखा होगा, राइट? बट इट इज वन एंड द सेम, डोंट वरी। अगर तुम लोगों के लास्ट 7 financial years में यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और लेस देन 729 days, ठीक है? इफ यू सेटिस्फाई वन, एनी वन, यू विल बिकम RNOR, बराबर? ओके, यू आर एटलीस्ट आउट ऑफ 9 out of 10 financial years यू आर अ नॉन रेसिडेंट। उधर क्या लिखा होगा? 2 out of 10 financial years यू शुड बी अ रेसिडेंट पर्सन, ऐसा लिखा होगा, राइट? तो इट इज वन एंड द सेम, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो वापस दो कंडीशंस देखते हैं। लास्ट 7 financial years में यू आर स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और लेस देन 729 days, एंड एटलीस्ट 9 out of 10 financial years, मतलब ये छोड़ के पीछे के 10 financial year देखो, और उसमें से 9 financial years के लिए यू शुड बी अ नॉन रेसिडेंट, बराबर? परफेक्ट, एकदम ओके। उसके बाद तीसरा एडिशनल कंडीशन क्या है? तीसरा एडिशनल कंडीशन ये है जो हम लोग ने इधर देखा था। याद है क्या? हम लोग आने वाला थे, आने वाला इंडियन पर्सन, सॉरी इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन coming in India for visit and his total income, Indian sourced income is more than 15 lakhs। मैंने क्या बोला था? सेकंड बेसिक कंडीशन रिवाइव हो जाएगा with an alteration of 120 and 365 days, and if you satisfy that, then in that case you will automatically become RNOR। मतलब कहने से if you satisfy condition number 3, and that is condition number 3, if you satisfy that, मतलब you are satisfying anyone, if you are satisfying anyone you will become what? RNOR। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम ओके। फोर्थ कंडीशन इज डीम्ड रेसिडेंट। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 6(1)(a) टॉक्स अबाउट डीम्ड रेसिडेंट, मतलब तू रेसिडेंट की डेफिनेशन में तो नहीं आ रहा है। 182, 60, 365 इसमें तो फॉल नहीं हो रहा है, पर तुझे हम लोग मान रहे हैं रेसिडेंट करके, इसकी वजह से तू क्या बन गया? डीम्ड रेसिडेंट बन गया। परफेक्ट एकदम। डीम्ड रेसिडेंट बनने के लिए 3 कंडीशंस तुम लोगों को सेटिस्फाई करनी पड़ती है। यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, your Indian sourced income is more than 15 lakhs, and you are not paying tax in any other country. If these 3 conditions are satisfied, then in that case you will be considered as deemed resident। वापस 3 कंडीशन मेरे साथ पीछे बोलो। You should be an Indian citizen, your Indian sourced income should be more than 15 lakhs, and you have not paid tax in any of the countries, then in that case you will be called as a deemed resident person। इधर मोर देन 15 है, इक्वल टू और मोर देन नहीं है, ठीक है? ओके। उसके बाद ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म। देन वी विल स्टार्ट विथ एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर एचयूएफ का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किधर से हो रहा है, अगर वो होली और पार्शियली इन इंडिया होगा, मतलब 1% भी इंडिया में होगा ना, तो एंटायर एचयूएफ विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। बट अगर होली आउटसाइड इंडिया है, मतलब एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेज सब लोग आउटसाइड इंडिया से होता है पूरा का पूरा, देन इन दैट केस वो एचयूएफ क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बट हम लोग एचयूएफ में इधर नहीं रुकते। एचयूएफ नीड्स टू बी फर्दर बाइफरकेटेड इनटू वो एचयूएफ आरओआर है या एचयूएफ आरएनओआर है। अगर वो एचयूएफ आरओआर होगा या आरएनओआर होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कर्ता को देखेंगे। भाई कर्ता तू कौन है? अच्छा तू आरओआर है क्या? तो एचयूएफ भी क्या बन जाएगा? आरओआर। अच्छा तू करता आरएनओआर है, तो एचयूएफ क्या बन जाएगा? आरएनओआर। एकदम सिंपल। कंपनी का बात करते हैं। कंपनी के केस में, कंपनी अगर वो इंडियन कंपनी होगा तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या उसका मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, दैट डज नॉट मैटर। अगर वो कंपनी इंडिया में है तो हमेशा और हमेशा वो रेजिडेंट माना जाएगा, एकदम प्रॉपर। बट अगर वो कंपनी फॉरेन कंपनी होगी तो देखेंगे उसका मैनेजमेंट किधर से हो रहा है। अरे भैया अगर उसका मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है ना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो वो रेजिडेंट है फॉरेन कंपनी। बट अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बाहर है ना, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं इलॉन मस्क का कंपनी, ठीक है? अभी उसका जो कंपनी है वो टेस्ला में, टेस्ला इज फॉरेन कंपनी, उसका कुछ इंडिया से मैनेजमेंट होता नहीं है, तो वो पोएम इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या माना जाएगा इंडियन टैक्स पर्पज के लिए? नॉन रेजिडेंट। परफेक्ट एकदम सुपर। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर होली और पार्शियली इन इंडिया होगा तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। बट अगर वो होली आउटसाइड इंडिया होगा ना, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। परफेक्ट। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल का देखा। आफ्टर दैट वी सॉ द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर एचयूएफ, देन वी सॉ द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी, एंड देन वी सॉ द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर पार्टनरशिप फर्म। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, जिसमें हम लोग ने रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट कंप्लीट किया। अभी हम लोग आगे जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में देखो, योर इनकम कैन ईदर बी एन इंडियन इनकम और योर इनकम कैन बी फॉरेन इनकम। अगर भैया इंडियन इनकम होगा ना, फंस गया तू। इंडियन इनकम होगा ना तो फंस गया। तो आरओआर है, आरएनओआर है, एनआर है, तुझे तो खींचेंगे।
तुझे तो खींचेंगे, लपेटेंगे, जो करना है ना वो करेंगे गवर्नमेंट, बिकॉज वो इंडियन इनकम है। बट फॉरेन इनकम होगा तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। दिखते हैं अभी। देखो, इंडियन इनकम कभी बना जाता है? इंडियन इनकम बनता है इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इसमें से कोई भी होगा ना तो तेरा इनकम इंडियन इनकम बन जाएगा। एकदम मस्त। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन इनकम का। अगर तेरा इनकम अक्रूड इन इंडिया भी नहीं है, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया भी नहीं है, रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं है, रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं है और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या बन जाएगा? वो फॉरेन इनकम बन जाएगा। ओके, एकदम सिंपल बात करते हैं इंडियन इनकम के बारे में। इफ इट इज एन इंडियन इनकम, तुम लोगों को लगता है वो आरओआर के लिए टैक्स होगा? भाई आरओआर तो हमेशा लटकेगा। आरओआर को हमेशा लटकाएंगे ये लोग, बिकॉज आरओआर तो इधर का ही बंदा है भाई। आरओआर को इंडियन इनकम टैक्सेबल है। डू यू थिंक आरएनओआर को टैक्सेबल होगा? यस, आरएनओआर को भी टैक्सेबल है। सर एनआर के लिए? यस, एनआर के लिए भी टैक्सेबल है। इंडियन इनकम के लिए कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अभी यही इनकम फॉरेन इनकम है, इंडिया में जनरेट ही नहीं हो रहा, इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रहा। वो आरओआर के लिए टैक्सेबल है क्या? यस, आरओआर के लिए टैक्सेबल है। आरओआर के लिए भैया दोनों टैक्सेबल, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। ठीक है, अभी फॉरेन इनकम एनआर के लिए टैक्सेबल है क्या? एनआर में आरएनओआर ने बात कर रहा हूं, एनआर के लिए बात कर रहा हूं, तो एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। एनआर के लिए सिर्फ एक चीज टैक्सेबल है, दैट इज इंडियन इनकम। ठीक है, आरएनओआर के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। बट अगर आरएनओआर एक फॉरेन इनकम कमा रहा है ना, सिर्फ दो टाइप्स के फॉरेन इनकम्स आरएनओआर के लिए टैक्सेबल है। वापस बोल रहा हूं, सिर्फ दो टाइप्स के फॉरेन इनकम्स आरएनओआर के लिए टैक्सेबल है। सो दो पॉइंट्स कौन से हैं? देखो, taxable only in two cases. If you have a business which is wholly or partially controlled from India, मतलब तेरा आउटसाइड इंडिया बिजनेस है, उधर ही अक्रू होता है, उधर ही रिसीव होता है पैसा, बट वो इंडिया से मैनेज होता है। देन इन होली और पार्शली, पूरा कुछ जरूरत नहीं, पार्शली भी इंडिया से मैनेज होता होगा ना, तो फॉरेन इनकम तो बन गया कि नहीं? वो यूएस अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। बट ऐसे बिजनेस से जो भी इनकम आएगा ना, वो इंडिया में टैक्स हो जाएगा। वो इंडिया में टैक्स हो जाएगा अगर वो ऐसा बिजनेस है जिधर इंडिया से कोई भी वो मैनेज कर रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग, वो तेरा बिजनेस का बात हुआ। अगर प्रोफेशन जो है वही सेम चीज, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, अगर वो एक्सटेंड करके मैंने दुबई में लेके गया, दूसरा ब्रांच खोला मैंने, तो दुबई में मैंने जो भी पैसा कमाऊंगा, अगर वो रिसीव भी अगर दुबई में हुआ तो फॉरेन इनकम बन गया। बट कैन आई से विद दैट इज द प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, इसके वजह से प्रोफेशन से जो भी पैसा आएगा ना दुबई से, वो इंडिया में टैक्स हो जाएगा। सिर्फ दो इनकम्स पे टैक्स लगता है आरएनओआर के लिए, जो फॉरेन इनकम है वो इंडिया में टैक्स लगेगा। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा मालूम है? एग्जाम में क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, यू आर अ नॉन रेजिडेंट, यू आर अर्निंग फॉरेन इनकम, मतलब तुम्हारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, विच इज गेटिंग होली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, विच इज गेटिंग होली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तुम लोग इधर इमोशनल हो जाओगे, सर होली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, होली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, तेल लेने गया, तेल लेने गया, इधर कुछ भी कंडीशन है क्या? इधर कुछ भी कंडीशन नहीं है, मतलब आजू बाजू देखने का नहीं। नॉन रेजिडेंट हैज अ बिजनेस, गेट्स 100% कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, स्टिल इट इज नॉट टैक्सेबल। इधर तुम लोगों को इमोशनल कार्ड प्ले करेंगे वो लोग। ठीक है, उसके बाद रिसीट ऑफ इनकम जो है, रिसीट मैंने बोला ना कि इनकम शुड बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर रिसीट फर्स्ट रिसीट हुआ ना तो ही वो टैक्सेबल होगा। फर्दर रेमिटेंस इज नॉट अ रिसीट। एग्जांपल इधर मैंने लिखा है, देखो, यूएसए में मुझे सैलरी मिलता है, यूएसए में जॉब करता हूँ, यूएसए में सैलरी मिलता है, उसके बाद वो पैसा मैं रेमिट करता हूँ सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए, तो जो रेमिट करता हूँ ना उस पर पैसा नहीं है। अगर ये पहला ही पैसा अगर इधर मिलता है इंडिया में तो टैक्सेबल होता, बट पहला पैसा आउटसाइड इंडिया में ना और वो फर्दर रेमिट हुआ है, तो वो ये पैसा इंडिया में टैक्स नहीं किया जाएगा। ओके, अभी देखते हैं डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 9। वो देखेंगे कि भाई अक्रूड इन इंडिया तो है नहीं, तो डीम टू बी अक्रूड के उन्होंने डिफाइन किया है कि भाई हम लोग डीम टू बी अक्रूड डिफाइन करेंगे। उन्होंने बोला बिजनेस कनेक्शन। अगर तुम लोगों का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन होगा, एकदम सिंपल वर्ड में बात किया तो इधर कौन सा हेड ऑफिस होगा, या हेड ऑफिस नहीं सॉरी ब्रांच ऑफिस होगा, या वेयर हाउसिंग होगा, तो वो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, ऐसे वो लोग मान लेते। बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन कैन बी ऑफ टू पार्ट्स। बिजनेस कनेक्शन बनता है, तेरा फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट होगा तो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। तो फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? यू शुड हैव, मतलब जो बिजनेस कनेक्शन है ना, मतलब जो पर्सन है वो इंडिया में है,
ही शुड हैव द अथॉरिटी टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हाट होना चाहिए कंक्लूड करने का कॉन्ट्रैक्ट? नंबर वन, ही शुड हैबिचुअली मेंटेन्स द स्टॉक. मतलब वो इतना बड़ा आदमी होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी आदमी होना चाहिए, उसके पास तेरा स्टॉक है. एंड ही हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया. मतलब वो इंडिया में तेरे लिए काम करना चाहिए. इफ यू सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस, वो माना जाएगा कि ये बंदा, ये जो तीन काम कर रहा है ना, वो बंदे का मतलब वो बंदा आउटसाइड इंडिया जो बंदा है उसके लिए काम कर रहा है. और जो आउटसाइड इंडिया कंपनी है उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है ऐसे माना जाएगा, अगर वो आउटसाइड इंडिया कंपनी ने इंडिया में किसी और एक बंदे को रखा है जो कंक्लूड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, वो स्टॉक रख सकता है और वो सेल कर सकता है. तो ऐसा माना जाएगा कि भाई इतना बड़ा काम कर रहा है, इसका मतलब उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, ऐसे मान लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग? ओके. बट इन सर्टेन केसेस बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. अभी एनसीपी वाले लोग बीड़ी मारते हैं. क्या बोलने का? एनसीपी वाले लोग बीड़ी मारते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, नॉट इंटेंडेड टू हर्ट एनीबॉडीज इंटेंशन. ठीक है, नहीं तो घर पे आ जाएंगे. तो एनसीपी वाले लोग बीड़ी मारते हैं. मतलब क्या? एन मतलब क्या? देखो, न्यूज. न्यूज मतलब जो न्यूज कलेक्ट करने के लिए इंडिया में आते हैं, बाहर जाते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं. गवर्नमेंट बोल रहा है भाई इनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं मानेंगे. सी मतलब सिनेमेटोग्राफिक फिल्म. आउटसाइड इंडिया इधर आते, आउटसाइड इंडिया से लोग इधर आते हैं, इधर आने के बाद ओ पुअर पीपल, हंग्री पीपल, ऐसा करके अगर वो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूट करते, बाहर जाके इंडिया को गरीब दिखाते. बेसिकली अगर ऐसा कौन सा सिनेमेटोग्राफिक फिल्म होगा, और अगर जो बनाने वाला है वो एक इंडिविजुअल है और वो एक सिटीजन नहीं है इंडिया का, देन इन दैट केस उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है ऐसा माना जाएगा. अगर जो इंडिया में आके फिल्म शूट कर रहा है वो एक फर्म है और उसका एक एक भी पार्टनर सिटीजन भी नहीं है और रेजिडेंट भी नहीं, इंडिया से कुछ कनेक्शन नहीं है, देन इन दैट केस वो फर्म का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है ऐसा मानेंगे. ओके. अगर वो इंडिया में आने वाला कंपनी होगा और कौन सा भी शेयर होल्डर सिटीजन भी नहीं है और रेजिडेंट भी नहीं है, देन इन दैट केस वो कंपनी का भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में ऐसे नहीं मानेंगे. ओके. एन हो गया न्यूज, सी मतलब सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, एंड पी मतलब परचेस. परचेस मतलब क्या? इंडिया में बंदा है, पर बंदा क्या कर रहा है मालूम है? परचेस कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है. मेरे लिए, मैं आउटसाइड इंडिया हूं, यू आर इन इंडिया, यू व्हाट आर यू डूइंग? यू आर परचेसिंग एंड यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स. मतलब इधर कुछ इंडिया में कुछ भी कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो इसके वजह से अगर ऐसा कौन सा पर्सन होगा तो जो परचेज करने के लिए काम कर रहा है, तो इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे. उसके बाद है बिजनेस जो इंडिया से जनरेट हो रहा है ना, उतना ही टैक्स होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कंपनी, मेरा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, मेरा दुबई में बिजनेस कनेक्शन है, यूके है, यूएस है. तो जो पैसा यूके यूएस से आएगा वो इंडिया में टैक्स होगा क्या? नहीं. तो जो पैसा इंडिया से आएगा ना, उतना ही टैक्स हो जाएगा बिजनेस कनेक्शन का. Easy? Okay. And display of uncut rough diamonds in special notified zone. स्पेशल नोटिफाइड जोन में बेसिकली क्या किया जाता है कि तुम लोगों के जो डायमंड होते हैं वो डायमंड का एक एग्जीबिशन रखा जाता है, एक स्पेसिफिक एरिया बना है. अगर उधर एग्जीबिशन में डिस्प्ले के लिए रखा होगा अनकट रफ डायमंड, तो उस पे बिजनेस कनेक्शन है ऐसे नहीं मानेंगे. सो एनसीपी बीडी अगर मैंने बात किया, एन मतलब न्यूज, सी मतलब सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, पी मतलब परचेस, बी मतलब बिजनेस जो इंडिया से जनरेट होता है, एंड डी मतलब डिस्प्ले ऑफ अनकट रफ डायमंड्स इन SNZ. इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर, देन इन दैट केस इस पे बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है ऐसे मानेंगे. ये तो सर फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट का बात किया. सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पर मैं इंडिया में काम कर रहा हूं, एंड आई हैव एन इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट. मतलब क्या? ई एस्टेब्लिशमेंट. मतलब मेरा फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पर मेरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है. पहले क्या होता था? फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो ही बिजनेस कनेक्शन मानो. पर लोग क्या करने लगे, यार क्या करने का है उधर जाके फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, पूरा का पूरा सेटअप आउटसाइड इंडिया करो और इंडिया के लोगों को पकड़ो और सर्विस दो. तो इसको बोलते हैं, उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? तो ये जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स अभी वेस्ट जा रहे हैं. इसकी वजह से उन्होंने बोला भाई अभी ये लोग तो बहुत, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इसकी वजह से काम करते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट लाते हैं. उन्होंने बोला भाई तेरा फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा ना, और तेरा अगर इकोनॉमिक प्रेजेंस भी होगा ना, तो भी हम लोग बिजनेस कनेक्शन है ऐसे मान लेंगे. बट समझो, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं बोला है, उन्होंने बोला है वो जो तुम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक वे में प्रेजेंस है इंडिया में, दैट हैज टू बी सिग्निफिकेंट. एक लिमिट के ऊपर होगा ना, तो ही वो इंडिया में फिजिकल सॉरी बिजनेस कनेक्शन है ऐसे मानेंगे. क्या होगा अगर जो इंडिया में धंधा कर रहा है उससे जो पैसा कमा रहा है ना, इफ इट इज इक्वल टू और मोर देन 2 crores, ये वैल्यू का बात हुआ, और तेरा यूजर बेस इंडिया का इक्वल टू और मोर देन 3 lakhs है. इफ एनी ऑफ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड,
माना जाएगा यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन. इफ यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन, इसका मतलब यू हैव एन इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया. इफ इट इज अक्रूड इन इंडिया, then automatically it will become an Indian income. If it becomes an Indian income, it will be taxable for all. Understanding? ओके, ये मेरा बिजनेस कनेक्शन का पार्ट हुआ. सेकंड, अगर मेरा कौन सा प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, मैं यूएस का, तू भी यूएस का, मेरा प्रॉपर्टी इंडिया में है, मैंने इंडिया का प्रॉपर्टी तुझे बेच दिया, तू भी यूएस का, मैं भी यूएस का, अभी तूने मुझे डॉलर में पे किया. द पॉइंट इज कि ये इंडियन इनकम है क्या? द आंसर इज यस, इट विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया. क्यों? बिकॉज भाई प्रॉपर्टी किधर का है? इंडिया का है. बाकी तुम लोग किधर भी रहो, फर्क नहीं पड़ता है, किधर भी पैसा मिले फर्क नहीं पड़ता. इट विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया. ओके, अभी बात करते हैं. मेरे पास एक हाँ फिक्स डिपॉजिट है, बराबर. मैं यूएस में रहता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट इंडिया में है, और मेरे पास एक फिक्स डिपॉजिट है. फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आता है, पर इंटरेस्ट का पैसा मुझे आउटसाइड इंडिया मिलता है. तो इसका क्या किया जाएगा? तो ये भी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, बिकॉज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया. ये एफडी का बात हुआ. एक ये भी बात हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का. मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो मैंने रेंट पे दिया. मैं कौन? यूएस में रहने वाला. प्रॉपर्टी किधर है? मुंबई में है, मुंबई में मैंने रेंट पे दिया. जो भी पैसा आएगा, इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर आई एम रिसीविंग द अमाउंट, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज जिससे इनकम जनरेट हो रहा है वो इंडिया में. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फ्रॉम असेट्स लोकेटेड इन इंडिया. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फ्रॉम असेट्स लोकेटेड इन इंडिया. फॉर एग्जांपल, मेरा घर इंडिया में है, मैं आउटसाइड इंडिया रहता हूं, और मैंने घर बेच दिया. मैंने इंडिया का घर बेच दिया, इसका मतलब कैपिटल गेन लगेगा, वो भी इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया में आ जाएगा. परफेक्ट. अभी ध्यान देना, मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. सैलरी पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया है. फॉर एग्जांपल, एम्बसीज में काम कर रहे हैं, इंडिया के एम्बसीज में आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं. यूएस के अंदर इंडिया का एम्बसी होगा, उधर जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इंडिया से जो आउटसाइड इंडिया पैसा उनको दिया जा रहा है ना, तो ये जो सैलरी दिया जा रहा है ना, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया. दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया. बट जो परक्विजिट दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल. इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर. और अगर कोई पेंशन दिया जा रहा है ऑफिशियल्स को या जजेस को हु आर वेल सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, इट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल. क्या सिर्फ टैक्सेबल है? सैलरी. करेक्ट है. ओके, एक छोटा सा पॉइंट है बिजनेस कनेक्शन के अंदर. अगर वो बिजनेस कनेक्शन में जो एजेंट काम कर रहा है ना, वो एजेंट अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंट होगा, इंडिपेंडेंट एजेंट, वो सिर्फ उसके लिए काम नहीं कर रहा, वो 50 लोगों के लिए काम कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो इंडिपेंडेंट एजेंट जब होता है तभी उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं बनता है. ये चीज याद रखना. अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट. ओके, एक लास्ट पार्ट है, दैट इज फॉर द चैप्टर, दैट इज इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. इसमें लोगों का दांडीगुल हो जाता है, राइट. पर आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. देखो, एग्जाम्पल से बात करते हैं. क्या पेमेंट कर रहा हूं मैं? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस. पूरा पूरा फोकस करना. मैं मेरा जो स्पीड है थोड़ा कम करूंगा अभी. नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना. नॉन रेजिडेंट ने अगर कौन सा मुझे कॉपीराइट दिया तो कहने से उसका रॉयल्टी पे करूंगा. सो बेसिकली नॉन रेजिडेंट इज गिविंग समथिंग टू मी एंड आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो इफ आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कहने से दिस इज नॉन रेजिडेंट्स इनकम, बराबर. दिस इज नॉन रेजिडेंट्स इनकम. सो हम लोग किसका बात कर रहे हैं पूरे पॉइंट में? ये नॉन रेजिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका जो इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है उसके लिए. सो व्हाई हैव आई टेकन ओनली लोन एंड इंटरेस्ट? नाउ तुम लोग सब कुछ ले सकते हो, लोन के जगह पे कॉपीराइट करो तो उधर रॉयल्टी आ जाएगा. तो बेसिकली फॉर कन्वीनियंस पर्पस, वेन एवर आई विल से लोन, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कॉपीराइट, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट टेक्निकल सर्विस. सो जो इंटरेस्ट का बात करूंगा, आई विल नॉट टॉक ओनली अबाउट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, ये तीनों का बात करूंगा. ठीक है. जो लोन दिया है उसका जो इंटरेस्ट पे हुआ है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम है, टैक्सेबल है क्या? बताओ. तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है, ये टैक्सेबल है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि ये जो लोन दिया था, वो लोन ये रेजिडेंट पर्सन किधर यूटिलाइज कर रहा है. अच्छे से समझो, अगर ये रेजिडेंट पर्सन ये लोन यूटिलाइज कर रहा है इन इंडिया, देन इन दैट केस ये जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ना नॉन रेजिडेंट के लिए, वो टैक्सेबल हो जाएगा. अगर ये लोन, ओके, taxability of a non-resident will be dependent upon utilization of the amount by this resident person. अगर रेजिडेंट इंडिया में लोन यूज कर रहा है ना, तो टैक्सेबल हो जाएगा क्या? इंटरेस्ट. किसके लिए?
किसके लिए? नॉन रेजिडेंट के लिए। अंडरस्टैंडिंग? बट अगर ये रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड इंडिया यूज कर रहा है फॉर बिजनेस पर्पस, इट इज नॉट टैक्सेबल। फॉर नॉन बिजनेस पर्पस इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। मैं इसका एक मेरे पास मेमोरी टेक्निक है, बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? ओके, अभी इधर बात करते हैं। अभी रेजिडेंट टू रेजिडेंट, इधर तो क्या था? रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट पेमेंट हो रहा है। इधर क्या है? नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट पेमेंट हो रहा है। तो अभी एक सनी है और एक जॉन है, बराबर? जो तुम लोग सोच रहे हो ऐसा नहीं, देखो, एक सनी है और एक जॉन है। सनी अब अपना जॉन ने एक लोन दिया और ये जो सनी है उसने इंटरेस्ट पे किया। नाउ अगेन, दिस इंटरेस्ट फॉर जॉन, विल इट बी टैक्सेबल इन इंडिया? तो देखेंगे कि लोन का अमाउंट सनी ने किधर यूटिलाइज किया। अगर लोन का अमाउंट इंडिया में यूटिलाइज किया होगा तो बिजनेस के लिए किया होगा तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। बट अगर बिजनेस के लिए नहीं किया होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। बट अगर ये नॉन रेजिडेंट ने ये लोन का अमाउंट आउटसाइड इंडिया यूज किया होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। व्हाट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल? दिस, सॉरी, व्हाट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल? दिस इंटरेस्ट, एक सेकंड रुको। What is not going to be taxable? This interest for this non-resident is not going to be taxable. सर हम लोगों को ये दो पॉइंट तो बताया तो आपने फट 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 फट, पर सर हम लोगों को याद नहीं है। देखो, इधर देखो, रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, क्या बोला मैंने? रेजिडेंट ने पेमेंट किया नॉन रेजिडेंट को, ये है इंटरेस्ट, और इसने लोन दिया था, बराबर है? इसके बाद मैंने क्या बोला कि अभी तीन पार्ट, दो पार्ट्स बनते हैं, इंडिया में यूज किया और आउटसाइड इंडिया यूज किया। इंडिया में आउटसाइड इंडिया होने के बाद दो पार्ट्स, बिजनेस के लिए था या नॉन बिजनेस के लिए था, ठीक है? तो इधर एक पार्ट, इधर ये चार्ट था। उसके बाद हम लोग और एक देखते हैं, इधर नॉन रेजिडेंट ने पेमेंट किया ये दूसरे नॉन रेजिडेंट को, सो ये लोन दिया था और ये है इंटरेस्ट, बराबर? अभी इसमें भी कुछ पार्ट्स आपने बोले, ये इंडिया में यूटिलाइज किया होगा तो क्या, और आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज किया होगा तो क्या। अभी सेम चीज जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इधर लिखे बिजनेस नॉन बिजनेस, हम लोगों को सिर्फ एनआर टू एनआर में लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। अभी तुम लोग कैसे याद रखोगे मालूम है? फूलिश टेक्निक है, बट दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इस पे तो रटना ही है हम लोगों को, एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा पढ़ना चालू करना पड़ेगा अभी, राइट? तो बेसिकली हम लोगों को देखना है टी एन टी, क्या बोला मैंने? इसमें हम लोगों को देखना है टी एन टी। तुम लोगों को पहले ढांचा याद है कि कैसे था? देखो, आर टू एनआर के केस में, आर टू एनआर के केस में इंडिया आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में दो पार्ट्स, रेजिडेंट नॉन, सॉरी, आउटसाइड इंडिया में दो पार्ट्स, बिजनेस के लिए यूज किया, नॉन बिजनेस के लिए यूज किया। तो टी एन टी, टी एन टी, इसका मतलब क्या? टी मतलब टैक्सेबल, एन मतलब नॉट टैक्सेबल, एंड नॉन नॉन बिजनेस पर्पस के लिए क्या होगा? तो टैक्सेबल। करेक्ट है? ओके, अभी बात करते हैं एनआर टू एनआर में। एनआर टू एनआर में इट इज टी एन एन, टी एन एन। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, और इफ यू यूज दीज थिंग्स देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। तुम लोगों को हमेशा आंसर करेक्ट आएगा, जस्ट दैट तुम लोगों को ढांचा मालूम होना चाहिए। सो तुम लोग क्या करोगे, अभी वीडियो बंद करने के पहले पहले पॉज करोगे, एक ब्लैंक पेपर लोगे, ब्लैंक पेपर पे सामने लिखोगे टी एन टी, टी एन एन, 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 टी एन टी क्या है? टीएनटी मतलब टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल। टीएनएन क्या है? टी मतलब टैक्सेबल, एनबी मतलब नॉट टैक्सेबल, एन मतलब नॉन टैक्सेबल, और आउटसाइड इंडिया होगा तो भी नॉट टैक्सेबल। परफेक्ट एकदम। आई होप दैट यू आर क्लियर। और अभी तुम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, ऐसे होगा ही नहीं, ऐसे होगा ही नहीं कि तुम लोगों को अभी क्वेश्चन आया और तुम लोगों को समझा नहीं। अभी यू विल बी एबल टू गेट द आंसर इन द मोस्ट एक्यूरेट मैनर। तुम लोगों का गलती अभी नहीं होगा, पर पहले एक बार तुम लोग खुद से करना पड़ेगा, तो ही तुम लोगों को आ जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, सो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का ए टू जेड सब कुछ दोस्त कवर हो चुका है। सबसे पहले पार्ट देखा रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसके बाद हम लोग ने स्कोप ऑफ टोटल इनकम का पार्ट देखा। स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड सब कुछ अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का डन एंड डस्टेड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो से जेन्युइनली कुछ हेल्प हुआ कि नहीं, और अगर हुआ होगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करना। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। और बहुत सारे अपने रिविजन आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।